आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 19वीं सदी के मारवाड़ इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक और अकल्पनीय पन्ने को पलटने वाले हैं। ये कहानी सीधे एक पारंपरिक डिंगल काव्य से निकलकर आई है। सच मानिए, ये सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, सत्ता की शतरंज और ऐसी अटूट वफादारी की मिसाल है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए, इतिहास की गहराइयों में दबी इस अद्भुत कहानी की परतें खोलते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, वो क्या चीज है जो किसी भी इंसान को जानबूझकर एक ऐसी लड़ाई में धकेल देती है जहां से जिंदा वापस आना बिल्कुल नामुमकिन हो। जब सामने साक्षात मौत खड़ी हो तो कोई अपने कदम पीछे क्यों नहीं खींचता? ये गहरा सवाल एक बेहद ताकतवर महाराजा और एक सच्चे राजपूत योद्धा के बीच हुए ऐतिहासिक टकराव के बिल्कुल केंद्र में है। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, ये सवाल बार बार उठेगा कि हार तय होने के बावजूद आखिर वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने हथियारों को झुकने नहीं दिया। जिस स्रोत से हम ये वृत्तांत ले रहे हैं वो डिंगल में लिखा गया है। अब डिंगल कोई आम भाषा नहीं है, ये राजस्थान की एक बहुत ही पुरानी और पारंपरिक काव्य शैली है जिसे खास तौर पर वीरता और राजनीतिक दांव पेच की कहानियों को पूरे जोश के साथ सुनाने के लिए ही बनाया गया था। इसके शब्द जब बोले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध के मैदान में सचमुच तलवारें टकरा रही हों। ये महाकाव्य इतिहास को सिर्फ सूखी तारीखों में नहीं, बल्कि भावनाओं के एक जीवंत प्रवाह के रूप में सुरक्षित रखते हैं। भाग 1, महाराजा मान सिंह की राजनीति। इस पूरे टकराव की जड़ों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जोधपुर के तत्कालीन शासक के दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। उस समय गद्दी पर महाराजा मान सिंह बैठे थे। उनका जो चरित्र था ना, वो एकदम विरोधाभासों से भरा हुआ था। मतलब एक तरफ तो वो बहुत बड़े विद्वान और कला के संरक्षक थे, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक बेहद क्रूर राजनेता भी छिपा था। एक ही इंसान के भीतर इतनी महानता और इतनी निर्मम राजनीति का ऐसा मिश्रण इतिहास में सच में बहुत कम देखने को मिलता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि एक तरफ तो वो ऐसे रक्षक थे जिन्होंने जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं से जोधपुर को बचाया, वो नाथ संप्रदाय के पक्के अनुयायी थे। लेकिन दूसरी तरफ प्यार और नफरत, तलवार और दया उनके भीतर हमेशा एक साथ चलते थे। उन्होंने शुरुआत में अपने कुछ विरोधियों को माफ जरूर किया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग सुलगती रही। और इसी दोहरे स्वभाव की वजह से उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों को बेहद बेदर्दी से कुचलने का फैसला किया। भाग 2, निम्बाज हवेली में तनाव। महाराजा मानसिंह की यही राजनीतिक बिसात अंततः हमें कहानी के मुख्य केंद्र तक ले आती है, जोधपुर की निम्बाज हवेली। जरा उस रात के मंजर की कल्पना कीजिए। चारों तरफ खूब अंधेरा है और अचानक महाराजा के 400 सैनिकों की एक पूरी फौज हवेली को चारों तरफ से घेर लेती है। सत्ता का पलड़ा यहाँ पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ था। बाहर 400 हथियारबंद सैनिक और अंदर मुट्ठी भर लोग। हवेली के अंदर ठाकुर सूरसिंह तुरंत समझ जाते हैं कि अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है। बाहर से महाराजा की सेना आत्मसमर्पण की मांग कर रही थी। ऐसे में ठाकुर सूरसिंह बहुत बड़ी मिसाल पेश करते हैं। वो अपने सेवकों और उन सभी लोगों को आज़ाद कर देते हैं जिन्होंने मरने की कस्में नहीं खाई थीं। वो कहते हैं कि जो भी अपनी जान बचाकर सुरक्षित निकलना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि सुबह की पहली किरण अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मौत लेकर आने वाली है। भाग 3, खेत सिंह रूपावत का संकल्प। और ठीक यहीं पर कहानी का फोकस हवेली में मौजूद एक बेहद खास इंसान पर आकर टिक जाता है, खेत सिंह रूपावत। अब हैरानी की बात देखिए, खेत सिंह उस वक्त इतनी भयंकर बीमारी से जूझ रहे थे कि उनके लिए अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होना तक मुश्किल था। वो तो बस अपनी दवाइयां लेने के लिए जोधपुर के बाजार आए थे और रात बिताने के लिए इस हवेली में रुक गए थे। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद मौत को सामने देखकर उन्होंने जो किया, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। बाहर मौत का पहरा लगा है और खेत सिंह का मानसिक संतुलन देखिए। वो अपने शारीरिक दर्द को पूरी तरह से भुला देते हैं और अपने सेवक से कहते हैं कि भाई, घी डालकर बढ़िया गर्मा-गर्म दाल और चूरमा बनाओ। वो छक कर अपना ये पसंदीदा पारंपरिक भोजन करते हैं और फिर आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। मतलब बाहर दुश्मन सेना सुबह होने का इंतजार कर रही है और अंदर ये योद्धा एकदम शांत सो रहा है। ये वाकई अचंभित कर देने वाला है। जब उनसे कहा गया कि आपकी तो तबीयत खराब है, आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाइए, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया।
उनका वो ऐतिहासिक जवाब आज भी गूंजता है, ठाकुर साहब, मैं कोई कायर नहीं हूँ, आज ही तो वो दिन है जब मुझे अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है। ये महज एक वाक्य नहीं बल्कि अटूट वफादारी की एक बहुत बड़ी गर्जना थी। भाग 4, जेठ पूर्णिमा की वो रात। वो शांति भरी नींद बहुत जल्द टूटने वाली थी, क्योंकि कहानी अब उस भयानक और खूनी टकराव की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आधी रात को हवेली पूरी तरह घिर चुकी थी। वो इंतजार की घड़ियां कितनी बेचैनी और पीड़ा से भरी रही होंगी। भोर होने से ठीक पहले ठाकुर सूर सिंह और खेत सिंह एक दूसरे को आखिरी बार भावुक होकर गले लगाते हैं, और फिर जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है, सेना दरवाजे तोड़ देती है और वो विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाता है। डिंगल स्रोत उस पल का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन करता है। पूरी हवेली का आंगन हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। ये गिने चुने योद्धा उस भारी भरकम फौज के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा के लिए तलवारें निकाल लेते हैं। ये एक हताश लेकिन बेहद बहादुरी से लड़ी गई आखिरी जंग थी। इतिहास में उन चेहरों को याद रखना बहुत जरूरी है जिन्होंने उस रात अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ठाकुर सूर सिंह, खेत सिंह रूपावत, सोनगरा चौहान और साधु जी, ये सिर्फ कोई नाम नहीं थे, ये वो जीते जागते इंसान थे जिन्होंने भागने का रास्ता होने के बावजूद वहीं खड़े रहकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। भाग 5, क्षत्रिय धर्म और बलिदान। वो भीषण लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन ये ऐतिहासिक वृत्तांत हमें युद्ध के बाद की तस्वीर और उन मान्यताओं की तरफ ले जाता है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी थी। खेत सिंह और उनके साथियों ने जो किया उसे क्षत्रिय धर्म कहा जाता है। इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि अंजाम चाहे जो भी हो, मौत सामने ही क्यों न खड़ी हो, लेकिन एक योद्धा को अपने धर्म, अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। यही उनके जीने का और यही उनके मरने का तरीका था। ये ऐतिहासिक दिन विक्रम संवत 1876 की जेठ पूर्णिमा के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। स्रोत ये भी बताता है कि जब खेत सिंह की शहादत की ये दुखद खबर उनके गांव पहुंची, तो उस समय की ऐतिहासिक प्रथाओं का पालन करते हुए उनकी पत्नी सती हो गईं। ये एक तथ्य है जो दिखाता है कि उस दौर की मान्यताएं लोगों के जीवन और मृत्यु से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थीं। डिंगल महाकाव्य की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये इतिहास को महज आंकड़ों में नहीं समेटता। युद्ध से पहले वो गर्मा गर्म दाल चूरमा खाना, फिर आखिरी बार गले मिलना और फिर तलवारों का वो खूनी टकराव, इन छोटे छोटे और बेहद मानवीय विवरणों ने मारवाड़ के इस पन्ने को इतना जीवंत बना दिया है कि सदियों बाद भी ये हमें अंदर तक झकझोर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। जब अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी को अपनी जान तक की बाजी लगानी पड़े, तो इतिहास के पन्नों में असली विजेता कौन कहलाता है? वो जिसने अपनी सत्ता के बल पर हवेली छीन ली, या वो जिसने अपनी आखिरी सांस तक सिर नहीं झुकाया? सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये ऐतिहासिक वृत्तांत यहीं समाप्त होता है।